इस उद्घाटन सत्र के जो अध्यक्षता है माननीय दयाराम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप, इनको मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपना कंक्लूडिंग स्पीच करें। साथियों, वामसेप संगठन एक अद्भुत संगठन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक में ऐसा लिखा हुआ है। भारत में तमाम संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, लेकिन किसी संगठन की चर्चा एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। वामसेप संगठन की चर्चा है, वो चर्चा अद्भुत संगठन के रूप में। यह संगठन अद्भुत कैसे है? यह संगठन अद्भुत इसलिए है कि यह संगठन कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाता है, किंतु कर्मचारियों के लिए नहीं है, इसलिए यह अद्भुत है। साथियों, यह संगठन किसके लिए है? यह संगठन बहुजन समाज के लिए है। इस संगठन के कैडर्स बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज को जागृत करेंगे, उनको हक अधिकार दिलाएंगे। इस संगठन के कैडर का दर्द अपने समाज का दर्द है, इसलिए यह संगठन अद्भुत संगठन है। इस संगठन का कैडर अपने सीआर ठीक कराने के लिए नहीं लड़ता इस प्लेटफॉर्म से। इस संगठन का कैडर अपने ट्रांसफर रुकवाने के लिए मुर्दाबाद और जिंदाबाद नहीं करता। यह संगठन बहुजन समाज के लिए काम करता है, उस बहुजन समाज के लिए जो सड़कों पर रिक्शा चलाता है, उस बहुजन समाज के लिए जो ईंट और गारे का काम करता है, उस बहुजन समाज के लिए जो खेतों में मजदूरी करता है, दर दर ठोकरें खाता है, परेशानियां झेलता है, जलालत की जिंदगी जीता है, ऐसे समाज के लिए यह संगठन काम करता है, इसलिए यह अद्भुत संगठन है। इस संगठन के फाउंडर्स ने बहुत सोच समझ करके इस संगठन का निर्माण किया। क्योंकि इस संगठन के फाउंडर्स ने सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा है, इसलिए उन्होंने धोखेबाजी से निजात पाने के लिए ऐसे संगठन का निर्माण किया कि हमारे इस पढ़े लिखे लोग, इस समाज के कर्मचारी, जिनको समाज की जनसंख्या के अनुपात में एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों को, जिनको हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, इनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला है। इसलिए इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है उस समाज के तरफ देखें जिस समाज ने उनको पैदा किया है। साथियों, कमल का फूल सरोवर में खिलता है, सुगंध देता है, लेकिन उसकी जड़ कहां होती है? कीचड़ में होती है। अगर कीचड़ से जड़ को अलग कर दो तो कमल का फूल सूख जाएगा और अपना सुगंध बिखेरना बंद कर देगा। आप उसी कीचड़ से निकले वाले
शासन प्रशासन में आईएएस पीसीएस कर्मचारी हैं, उसी कीचड़ से निकले हुए हैं। इसलिए आप कभी उस कीचड़ को मत भूलें। इसलिए इस संगठन को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टिकोण को, इस धारणा को ध्यान में रखते हुए इस संगठन का निर्माण किया गया है। इसलिए ये अद्भुत संगठन है। साथियों, हमारे समाज का जो तबका, बहुत बड़ा तबका अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, उसके बीच में हम जाते हैं और जो देख रहे हैं उस पर हम चिंतन मनन करते हैं कि आखिर हमारी बदहाली क्यों, हमारी स्थिति खराब क्यों। एक सहज बुद्धि का प्राणी जब असहज महसूस करता है, यानी जब वो खतरा महसूस करता है अपने को, तो सहज बुद्धि का प्राणी विरोध पर उतर आता है, विद्रोह खड़ा कर देता है। एक कुत्ता को हम लेते हैं, अगर कुत्ता असहज महसूस करता है तो भौंकता है नहीं, जरूरत पड़ने पर काट लेता है। एक बैल अगर असहज महसूस करता है तो अपनी सुरक्षा सींग से करता है। अब से सबसे सीधा साधा जानवर गधा, वो भी अगर असहज महसूस करता है तो वो लात चलाता है, वो भी विद्रोह पर उतर आता है। लेकिन ये प्रकृति का मुकुटमणि इंसान, इस देश का मूलवासी समाज हजारों वर्षों से तमाम प्रताड़नाएं झेल रहा है, तमाम दुख झेल रहा है, तमाम परेशानियां झेल रहा है, तिरस्कार झेल रहा है, निरादर और दरिद्रता का शिकार है। फिर भी इसके अंदर कोई विद्रोह नहीं होता, इसके अंदर कोई विद्रोह की भावना जगती नहीं है। ऐसा क्यों है? हमारा जो मकसद है अधिवेशन लगाने का, आपके अंदर विद्रोह की भावना खड़ा करना, उस व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था ने हमारे लोगों को लाचार और गुलाम बनाया है, जिस व्यवस्था ने हमें निरादर और दरिद्रता की खाई में ढकेला है, हम विद्रोह खड़ा करना चाहते हैं। और जब तक आपके अंदर उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की भावना नहीं पैदा होगी, तब तक आप अपने समाज का कल्याण साथियों नहीं कर सकते। हमारे विद्रोह को ठंडा कैसे किया जाता है? हमारे विद्रोह को ठंडा करने के पास उनके पास तंत्र है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने हमारे शिक्षा का दरवाजा बंद किया। शूद्राय मतिंग न ददानो, शूद्रों को शिक्षा मत दो। स्त्री शूद्रो विद्या न दीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा मत दो। ये उन्होंने एक धर्मादेश जारी किया। हम लोग अनपढ़ रहे तो अनपढ़ को झांसा देने में कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने कहा भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य ही फलदायी होती है, विद्या और पौरुष नहीं। तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, भाग्य में जो लिखा है वही होना है। लिखना लिखी ललाट में, छठी रात के अंक, राई घटे ने तिल बड़े, रह रे जीव निसंक। ब्रह्मा ने जो छठी के रात तुम्हारी तकदीर में लिख दिया वही होना है। तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं होना है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, कहा कर तर्क बढ़ावे शाखा। क्या तर्क वितर्क करते हो? राम ने जो रच रखा है
वही होना है। हमारा यह अनपढ़ समाज बुज़दिल और कायर हो जाता है उस सिस्टम के माध्यम से, उस धारणा के माध्यम से, जिसके माध्यम से जो प्रचार तंत्र इस तरह से प्रचार करते हैं, इनके साधु और संत प्रचार करते हैं। साथियों, इनकी मनुस्मृति कहती है, इनकी मनुस्मृति कहती है, उच्छिष्ट अन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च पुलका शैव धान्यानाम जीर्णाशैव प्रज्ञादा। खाने के लिए इनको जूठा न दो, पहनने के लिए फटे पुराने पर कपड़े दो, और सोने के लिए जमीन पर पुआल दो। साथियों, इनका धर्मशास्त्र कहता है। आपको स्वीकार है क्या? आपको स्वीकार नहीं होगा तो फिर आपके हाथ में डंडा होना चाहिए, आपके हाथ में विद्रोह होना चाहिए। विद्रोह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन विद्रोह हम नहीं करने के मूड में हैं। हम विद्रोह नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें तो फ्री में मिल गया ना मामला। विद्रोह बाबा साहब ने किया, महातालाब पर लाठी खाई। विद्रोह फूले ने किया, थप्पड़ खाए। उनका साथ अनपढ़ लोगों ने दिया। हम पढ़े लिखे लोग पैदा हुए, हमने कुछ नहीं किया, फ्री में मिल गया। मस्ती आ रही है, अच्छे बंगले हैं, अच्छी कार है, काहे बदे गांव में जाएंगे? काहे के लोग मिलेंगे? मैं अभी पटना से आया, 7 दिन में बिहार में रहा। मुझे बामसेफ संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जिम्मेदारी दी कि आप अपने समाज के जो महान विभूतियां हैं उन पर साहित्य लिखो। कई साथियों को, सीसी के सदस्यों को और संगठन के साथियों को जिम्मेदारी दी गई। मैंने रैदास पर लिखा, वो आपके स्टॉल पर है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर लिखा, वो प्रेस में है। चौधरी महाराज सिंह भारती पर लिखा, वो प्रेस में है। जगदेव बाबू कुशवाहा, अभी आप लोग जानते नहीं होंगे, उनको बिहार लेनिन कहा जाता है। मैं उनका बायोडाटा लेने के लिए 3 दिन तक, जहां उनको गोली मारी गई और उनके परिवार से मिला, सारा बायोडाटा लिया। तो जिस गांव में मैं गया जहां गोली चली थी, उस गांव में बच्चे के मुंह से, बड़ों के मुंह से यही कह रहे थे लोग कि अगर जगदेव बाबू होते तो आज हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी होती। उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमें स्वाभिमान दिया, हमें जवान दिया। जगदेव बाबू ने हमें दिया। जगदेव बाबू को जब गोली मारी गई तो बगल में एक शेड्यूल कास्ट का 12 साल का बच्चा मारा गया। सन 74 में 5 सितंबर 1974 की उनकी हत्या हुई और 6-7 दिन के बाद मैं वहां कुर्था ब्लॉक पर गया जहां पर हत्या हुई थी। श्रद्धांजलि समारोह में मैं भी गया था। 40 साल के बाद जब मैं गया, उस लड़के की मां से मिला, अब उसने अपने लड़के की बात नहीं की। वो रोते हुए कही, अगर जगदेव बाबू होते तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती। एक महिला, शेड्यूल कास्ट की महिला, जब उनको गोली मारी पुलिस ने, उनके ऊपर पड़ी और ले जाकर जब पानी देने लगी तो उनसे छीन लिया गया, पानी पीने नहीं दिया गया। वहां पर लोगों ने बताया, वो लोग भी बहुत विह्वल थे, यानी 40 साल के बाद भी यादगार है। हमने पूछा ऐसा क्यों? जगदेव बाबू ने
उन महिलाओं को देखा था जो खेतों में धान के पौधे लगाती थी, गर्मी बरसात में वो काम करती थी, और वहां का भूमिहार, वहां का राजपूत, वहां का ब्राह्मण उनको खाने भर के भी मजदूरी नहीं देता था। तो जगदेव बाबू ने पूरे बिहार में नारा लगाया, अब की सावन भादों में गोरी गोरी चुड़िया कादों में। इस बार के सावन और भादों के महीने में जब पौधे लगाने की बात आएगी तो गोरी गोरी कलाई वाली ब्राह्मण और क्षत्रियों की महिलाएं इस बार कीचड़ में उनके हाथ होंगे, ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। यह जगदेव बाबू का स्लोगन था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को बहाल करो। ये 7 मांगों को लेकर के वो धरना प्रदर्शन किए थे। उन्होंने 1973 में जो भाषण दिया था, मैं उसको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अभी सालुंखे साहब ने त्याग और समर्पित जीवन की बात कही है। मैं उनके समर्पित जीवन की बात कर रहा हूं, इसलिए कि प्रेरणा हमें लेना चाहिए। उन्होंने कहा था अपने भाषण में, यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी हो और पड़ोस में ब्राह्मणवाद के विनाश के लिए विचार मंथन चल रहा हो, तो तुम विचार मंथन में पहले भाग लो, अपने बेटे को बाद में दफन कर लेना, अन्यथा यह ब्राह्मणवाद तुम्हारे करोड़ों करोड़ों बच्चों को दफन कर देगा। यह जगदेव बाबू का नारा था और उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। 5 सितंबर को 20,000 की भीड़ में उनको सीआरपीएफ की पुलिस, वहां की सरकारी गुंडों के माध्यम से गोली से भून दिया गया। लेकिन आज जगदेव बाबू जिंदा हैं, अमर हो गए, मरे नहीं। उनके नाम से हॉस्पिटल्स हैं, चौराहों पर जगदेव बाबू के स्टैचू लगे हैं, उनके नाम से तमाम संस्थाएं चल रही हैं। और जब मैं वहां पर जहानाबाद में 5 सितंबर को पहुंचा तो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई टोली बना बना करके गाजे बाजे के साथ आ रहे थे, केवल एक नारा लगा रहे थे, बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 10 का शासन 90, जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये नारा दे रहे थे। ये त्याग और समर्पण की बात है साथियों। हमारे समाज में हमारे पुरखे बहुत वफादार रहे हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। हम दक्षिणी भारत में आए हैं। पंजाब राव देशमुख ने क्या किया हमें मालूम नहीं है। यहां पर भी ऐसे महापुरुष होंगे जिनका इतिहास दबा हुआ है, पर्दे में है। आपको उत्तरी भारत के महापुरुषों के विषय में जानकारी नहीं होगी। पिछड़े वर्ग में जन्म लेने वाले सर छोटू राम ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पैरेलल आंदोलन चलाया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पैरेलल आंदोलन चलाया था, लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतें इधर उधर लगी हुई थी, किसी तरीके से ये कहीं मिल न जाए एक जगह, क्योंकि मिलने पर ताकत का निर्माण होगा। और जो आजादी का आंदोलन चला रहे थे शासक जातियां, उनकी आजादी खटाई में पड़ सकती है, इसलिए वो दूरी बना करके किसी तरीके से मिलने नहीं पावे। साइमन कमीशन का वेलकम बाबा साहब और शिवदयाल सिंह चौरसिया ने किया, तो पंजाब में सर छोटू राम ने किया। और वही सर छोटू राम
लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आए किसान, आज तक तुझे शांति और संतोष का पाठ पढ़ाया गया है। आज तक तुझे शांति और संतोष का पाठ पढ़ाया गया है, पर आज मैं तुम्हें असंतोष का पाठ पढ़ा रहा हूं। असंतोष का पाठ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि शांति और संतुष्टि पुरुषार्थ के शत्रु हैं। तू सिर से पैर तक आवाज बन जा। तुम्हारे अंदर पहाड़ की मजबूती है, तुम्हारे अंदर तूफान का वेग है। तू मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, दूसरी दुश्मन को पहचान ले। उन्होंने दो बात कही, एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। हमारे इस संगठन में सबसे पहला जो उद्देश्य है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। शोषित और शोषक एक साथ आंदोलन नहीं चला सकते, इसलिए दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो। बोली बोलना सीख ले, सर छोटू राम ने कहा। इसलिए कहा कि बोली में गोली का दम होता है। अगर हम बोलना सीख ले तो गोली चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोली में गोली का दम होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता फूले ने बोली के माध्यम से ही हमारा कायाकल्प कर दिया। कोई भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस लोकतांत्रिक भारत का, जो भारत का संविधान लिखा गया, रक्तविहीन क्रांति से कोई भी गोली नहीं चली, कोई भी रक्त का कोई एक बूंद नहीं बहा, जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर एलिगेशन लगाया गया गांधी के माध्यम से कि डॉक्टर अंबेडकर देश में अशांति पैदा कर रहे हैं। बाबा साहब ने उनको जवाब दिया कि मिस्टर गांधी, मैं शांति का समर्थक हूं, किंतु मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए जो कब्रिस्तान जैसी हो। हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए। इसलिए बामसेब के कैडर साथियों, आप ठंडे दिमाग से आंदोलन चलाइए, लेकिन ठंडा होकर नहीं। दिमाग को ठंडे होकर चलाइए, लेकिन ठंडा होकर के नहीं। आंदोलन को विद्रोह की जरूरत है। व्यवस्था के खिलाफ जिस दिन आप विद्रोह खड़ा कर दोगे, आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा। साथियों, हम बहुत झांसे में गुजरे हैं, झांसे से गुजरे हैं, आज भी गुजर रहे हैं। सारी बदमाशी तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन बौद्धिक जो बदमाशी होती है वो पकड़ से बाहर होती है। बौद्धिक बदमाशी, दिमाग से की हुई बदमाशी, वो पकड़ से बाहर है। राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, और समाजवादी लोग कहते हैं कि जो समाजवादी है वो जातिवादी नहीं है। यानी जो समाजवादी है वो जातिवादी नहीं हो सकता, और जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं हो सकता। और यह मान लेते हैं। लेकिन जब भारतीय समाज में पैदा होने वाला बच्चा ही जाति लेकर के आता है, तो कैसे कोई कह सकता है कि जो समाजवादी नहीं तो वो जातिवादी नहीं, जातिवादी नहीं समाजवादी नहीं? ये कौन सा फार्मूला है? लोहिया जी को
बहुत बड़ा चिंतक और समाजवादी कहा जाता है, और लोहिया जी के आदर्श गांधी थे। लोहिया जी के आदर्श गांधी थे। गांधी के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। गांधी के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और लोहिया रामायण मेला लगवाते थे। ये उन्हीं का साहित्य सब बताता है। गांधी वर्ण और जाति व्यवस्था के समर्थक थे, तो गांधी जातिवादी, गांधी वर्णवादी, गांधी ब्राह्मणवादी, तो उनका चेला डॉक्टर लोहिया समाजवादी कैसे हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन हम झांसे से गुजर रहे हैं। ये झांसे का दौर जो है, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। समाजवादी जातिवादी नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी सबसे बड़ा जातिवादी दिखाई देता है। इस देश में जब राजनीतिक स्थिरता आई, किसकी वजह से आई? हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया, जो हमने नारा लगाया था DS4 के माध्यम से, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सब हैं DS4। हमने नारा लगाया था। बाबू जगदेव प्रसाद ने नारा दिया, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जो हमने आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन से हमारे लोग जो शासक जातियों के साथ थे, उन्होंने उनसे संबंध विच्छेद करके अपनों के साथ हो गए, जिसके कारण आज 90% मुख्यमंत्री, प्रांतों के मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग के, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे मूल्य समाज के लोग हैं। इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक साधारण सा हमारे समाज का आदमी असाधारण बन गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, वो मंत्री बन गया, वो विधानसभाओं में पहुंचा, असाधारण सा राजनीतिक अस्थिरता के कारण। आज राजनीतिक स्थिरता आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री अपना घर नहीं देखते, दूसरे देशों में नसीहत देते हैं, और वहां पर जापान में जाकर वो गीता बांटते हैं। ये गीता लीजिए। यानी जो देश विकसित राष्ट्र है, अभी हम विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में है, जिस राष्ट्र ने विज्ञान द्वारा चमत्कार किया है, जहां पर समृद्ध, जो देश समृद्ध है, उस समृद्ध देश को शाइनिंग इंडिया, किसने नारा दिया था? अटल जी ने नारा दिया था। शाइनिंग इंडिया में भिखारी ही चमकते हैं। शाइनिंग इंडिया में भिखारी चमकते हैं। जब हमारा विदेशी कोई आगंतुक आता है, तो कनॉट प्लेस के भिखारियों के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं कि भागो, मेरी मूंछ कट जाएगी, मेरी मूंछ कट जाएगी। इस तरीके से अपनी इज्जत बचाने में परेशान रहते हैं इस देश के शासक वर्ग के लोग। शाइनिंग इंडिया में भिखारियों की चमक है। मंदिर में जाओ भिखारी, गंगा के किनारे भिखारी, यह स्थिति है। इनकी गाय माता है, गीता माता है, गंगा माता है। गंगा पर इतना खर्च किया जा रहा है। एक मंत्री मैडम उमा भारती पूरा जोर लगा रही हैं कि गंगा की सफाई किया जाए। और नदियों, क्यों नहीं भाई?
और नदियों की क्यों सफाई नहीं होनी चाहिए? और नदियों का पानी पीने के काम में नहीं आता, वो भी तो पानी पीने के काम में आता है, उसको डिस्टिल करके जो है पिया जाता है, तो हर नदी की माता होनी चाहिए। लेकिन गंगा माता है और तो कोई माता है नहीं। गंगा माता पिता नदारत है। पिता भी है क्या? गौ माता पिता नदारत, सब जगह इनके यहां पिता ने, राष्ट्रपिता है, राष्ट्रमाता है ही नहीं भारत में। यह सारा मामला घालमेल है। इनके घालमेल को समझना होगा। हर मां का जो वात्सल्य है, उसके वात्सल्य के तराजू पर उसकी हर संतान का वजन बराबर होता है। हर मां के वात्सल्य में उसकी हर संतान का वजन बराबर होता है। लेकिन गंगा माता में वात्सल्य ही नहीं दिखाई देता। जब गंगा मां उफान पर होती है, गांव का गांव बहा ले जाती है, फसल चौपट कर देती है, तो वो गंगा मां होती है या डायन होती है? फिर भी गंगा माता है। भाई क्यों माता तुम कहते हो? क्यों मां कह रहे हो तुम? और गंगा का पानी, यहां भी अगर कोई हरिद्वार जाते होंगे, क्योंकि मैं हरिद्वार से आया हूं, देवभूमि से, तो वहां पानी लेकर जाते हैं लोग और कहते हैं ये कभी खराब ही नहीं होता। ये गंगा का पवित्र जल बहुत पवित्र है। और मैं हरिद्वार में पोस्ट मास्टर था, मैंने देखा कि हरिद्वार की सारी सीवरेज का पानी गंगा में जाता है। लेकिन बाहर वालों को ढोल सुहाना लगता है, उनको अच्छा लगता है, गंगा का पानी बहुत पवित्र है, बड़ी ऊर्जा है गंगा के पानी में। साथियों, अगर गंगा के पानी में ऊर्जा होती तो गंगा जिधर से बहती है, आप अध्ययन करो, वहां पर अच्छी फसल नहीं होती। और पंजाब और हरियाणा से गंगा नहीं जाती। देश में सबसे अच्छी फसल कहां होती है? हरियाणा और पंजाब में होती है। गंगा इसलिए माता है कि गंगा पूजन से ब्राह्मणों का जेब भरता है, इसलिए गंगा माता है। वो किसी को माता, किसी को पिता, गधा को भी बाप बना लेंगे अपने फायदे के लिए। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है साथियों।